हेलो बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बेटा टेस्ट में ये भी है, याद रखना। प्रॉपर्टीज ऑफ जो सॉलिड एंड लिक्विड है उसमें 3 चैप्टर आ गए हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी इसमें इंक्लूड हो गया है, ये भी आपके सिलेबस में है। तो बेटा चलते हैं अब इनके क्वेश्चनों पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग लगा रहे हैं, हाँ यहां देखना, पुरानी एनसीईआरटी में 11 चैप्टर है, नई एनसीईआरटी में 10वां है बेटा, 10 है। ठीक है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम। चलो पहला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है बेटा बाई मेटालिक स्ट्रिप इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील। तो ये ध्यान दो, इसमें देखो हमने आपको पढ़ाते वक्त क्लास में बताया था जिसका अल्फा ज्यादा होता है, ये देखो अल्फा एल, वह क्या होता है कॉन्वेक्स साइड में होता है। जैसे मान लीजिए इनको हीट करेंगे तो ड्यू टू डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ये बाई मेटालिक स्ट्रिप कैसे कैसे सर्कुलर शेप में बेंड हो जाएगा, मतलब इस तरह से बेंड होगा ऐसे। और याद रखना कॉन्वेक्स शेप में क्या होता है, हमने बताया था कॉन्वेक्स शेप में ये देखो अल्फा एल्यूमिनियम, अल्फा स्टील। जिसका अल्फा ज्यादा होता है वह कॉन्वेक्स शेप में होता है, और जिसका अल्फा कम होता है वो कॉनकेव शेप में होता है। देख लेते हैं ऑप्शन, विल बी बेंड विथ स्टील ऑन कॉनकेव साइड, मतलब स्टील जो है वह किसमें होगा कॉनकेव साइड में, और ये किसमें हो जाएगा कॉन्वेक्स साइड में। ठीक है ना, याद रखना हायर अल्फा कॉन्वेक्स साइड, लो अल्फा कॉनकेव साइड। ठीक, 11.2 क्या करा भैया, 11.2 यूनिफॉर्म मेटालिक रॉड रोटेट्स अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। ये देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए इस तरह से एक रॉड दिया गया है और ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। ध्यान दो, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एक रॉड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस तरह से क्या कर रहा है, हाँ रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म मेटालिक रॉड रोटेट्स अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। इफ इट इज हीटेड, बताओ अगर हीट करेंगे तो इसका लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा क्यों भैया, हीट करने पे यल इक्वल टू क्या होगा भाई डेल्टा यल इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा। तो हीट करने पे लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा बेटा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। और ये बताओ जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इसमें कांस्टेंट होगा, बोलो, यानी आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, यानी क्या हो जाएगा ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। यानी आई अगर बढ़ेगा तो ओमेगा क्या करेगा डिक्रीज करेगा, आई बढ़ेगा तो ओमेगा। अब इस पे स्टेटमेंट टाइप का भी क्वेश्चन बढ़ सकता है कि रॉड रोटेट थ्रू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर इट्स ओमेगा ऑल्सो इंक्रीज। तो बोलो स्टेटमेंट सही है कि गलत, गलत, क्योंकि व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर यल इंक्रीज, आई इंक्रीज, व्हेन आई इंक्रीज देन ओमेगा डिक्रीज, आई इंक्रीज ओमेगा डिक्रीज। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा बी। चलो 11.3 देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटा। हाँ थर्मोमेट्री आपके सिलेबस में है, थर्मोमेट्री पे ध्यान दें। ये देखिए ये स्केल दिया है, आप जानते हैं किसी भी थर्मोमीटर के लिए क्या होता है, ठीक है, टेम्परेचर ऑन एनी स्केल। ये देखिए एनी स्केल, हाँ, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट। बताओ किसी भी स्केल पे टेम्परेचर ऑन एनी स्केल, किसी भी स्केल पे माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो अब देखिए जरा इस स्केल पे पहले ए वाले को देखें, ए वाले को हम लिख लेते हैं टी ए, क्या लिख लेते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट इसका कितना है ये बताइए, यहां से लेके यहां तक 150 है तो ये कितना हो जाएगा 30, इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना हो गया 30, अपर फिक्स पॉइंट कितना हो गया 180, लोअर फिक्स पॉइंट कितना हो गया 30। बी वाले का लिख लेते हैं बी, बी वाले का लोअर फिक्स पॉइंट ये देखिए 0 पे है 0, अपर फिक्स पॉइंट ये देखिए यहां है, अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस कितना हो गया 0। अब क्या हो जाएगा टी ए माइनस 30, ये क्या हो गया 150, टीबी अपॉन ये 0 है 0 टीबी अपॉन 100। ठीक है, क्या यही है कि कुछ और है, यही है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा बी।
ठीक है, छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। थर्मोमीटर पर सिर्फ यही इकलौता फार्मूला है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है, क्या? टेम्परेचर ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए 11.4 देख लीजिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। क्या करा भैया? एन एल्युमिनियम स्फीयर इज डिप्ड इनटू वाटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ठीक है, अब देखिए, आप जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी जो होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा होती है। क्यों भैया? देखिए, आप जानते होंगे वाटर की डेंसिटी का जो ग्राफ होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका डेंसिटी ज्यादा होता है। क्यों भैया? डेंसिटी ज्यादा होता है कि नहीं? तो डेंसिटी ज्यादा होता है, तो अब ये बताइए बॉयंस फोर्स किस पे ज्यादा होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी कम होता है, मतलब डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रेटर देन डेंसिटी क्या? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बॉयंस फोर्स में क्या होता है? F इक्वल टू वॉल्यूम डेंसिटी जी। तो इसका मतलब बॉयंस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयंस फोर्स, ये देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयंस फोर्स ग्रेटर देन कितने पे होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो क्या कोई ऑप्शन में है? बॉयंस विल बी लेस इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ, देन एट वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ देखिए, बॉयंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आ रहा है। ठीक, हाँ, ग्राफ बेस का देखना, ग्राफ भी आ सकता है। 11.5 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बेटा? एट द टेम्परेचर इन इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो आप जानते हैं कि किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट यल बाई क्या होता है जी? ये देखिए, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल बाई क्या होता है जी? कहा जा रहा है कि अगर टेम्परेचर, तो बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यल इंक्रीज होगा, यल इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। तो हो सकता है, मतलब हो नहीं सकता है, इस ऑप्शन में क्या दिया होगा? टाइम पीरियड इंक्रीज। देखो क्या दिया है? इंक्रीज एट इट्स इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज, सही बात है, ठीक है। तो मास स्टिल रिमेन एट द सेंटर ऑफ बॉब, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज इट्स इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज इवन थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास स्टिल रिमेन एट द सेंटर ऑफ बॉब, ठीक है ना भैया? तो टाइम पीरियड पेंडुलम का क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो ए वाला ऑप्शन है। ठीक, 11.6 चलते हैं। हीट इज एसोसिएटेड विद, देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मान लीजिए स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बन गया, अब इस पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो हीट इज एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन, रैंडम याद रखिएगा। हाँ, मान लीजिए क्वेश्चन में बन गया रैंडम एंड क्या? ऑर्डरली मोशन, तो गलत है, ऑर्डरली मोशन नहीं होता, रैंडम मोशन होता है, ठीक है। तो याद रखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 11.6 का ए। 11.7 बेटा, करा द रेडियस ऑफ मेटल स्फीयर, देखिएगा रेडियस ऑफ मेटल स्फीयर एट रूम टेम्परेचर टी इज आर। चलिए भैया, रूम टेम्परेचर पे इसका रेडियस कितना है? आओ देखते हैं, इसका रेडियस कितना दिया गया है? आर। एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज अल्फा, सॉरी अल्फा है, अल्फा, तो अल्फा है। द स्फीयर इज हीटेड एट ए लिटिल बाई डेल्टा टी सो दैट द इट्स न्यू टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी, द इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या जानते हैं बेटा? वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये बताइए डेल्टा वी इक्वल, सॉरी डेल्टा बी इक्वल टू क्या होगा? ये देखो डेल्टा वी इक्वल टू, ये गामा हो गया, गामा बी डेल्टा टी, गामा बी डेल्टा टी हो गया। क्यों? अब आप जानते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो ये बताइए वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट में कितने का रिलेशन होता है? तो डेल्टा वी इक्वल टू 3 अल्फा वी डेल्टा टी, ठीक है। बी ने लिखे क्या? बी कितना होता है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 अल्फा डेल्टा टी, बी कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 3 से 3 कट गया, डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई, ये देखिए 4 पाई अल्फा डेल्टा टी आर क्यूब। है कोई ऑप्शन? एकदम है, डी वाला, 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी, डी वाला ऑप्शन। फिर चलो भैया 11.8 पे चलते हैं। 11.8 क्या कर रहा है? ए स्फीयर, ए क्यूब एंड थिन सर्कुलर प्लेट, देखिएगा एक स्फीयर दिया है गोला, एक क्यूब दिया है सेम मास का, ठीक है देखिएगा, और एक डिस्क दिया है, ये देखिएगा डिस्क, सेम मटेरियल एंड सेम मास आर इनिशियली हीटेड टू सेम हाई टेम्परेचर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले देख लेते हैं यहां पे
रेट ऑफ कूलिंग याद करिए, हमने आपको बताया था, क्या बताया था, Q इक्वल टू क्या होता है, हमने आपको बताया था रेट ऑफ कूलिंग जो dt अपॉन dt होता है वह किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है भैया, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो सिग्मा ए, देखिएगा सिग्मा ए डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन यम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जिसका एरिया ज्यादा होता है उसका रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, ज्यादा होता है, याद रखिएगा, जिसका एरिया ज्यादा होता है, ठीक है, उसका रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, ज्यादा होता है भाई, मतलब जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा, जिसका एरिया कम होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग कम होगा, मतलब जिसका एरिया कम होगा उसको गर्म भी जल्दी किया जा सकता है, उसको ठंडा भी देर से किया जा सकता है, जिसका एरिया कम होगा, ठीक है, ये देखिएगा उसका रेट ऑफ कूलिंग कम होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा। अब देखो अगर समान मास से डिफरेंट आकृतियां बनती हैं तो एक बात याद रखिएगा, डिस्क का एरिया मैक्सिमम होता है, आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका एरिया क्या होता है, हाँ समान मास के अगर 3 आकृतियां बनेंगी डिस्क का एरिया मैक्सिमम होगा, और गोले का स्फीयर का एरिया क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इसका मतलब स्फीयर से कम हीट क्या है, हाँ रेट ऑफ कूलिंग स्फीयर का क्या होगा, कम, एरिया कम, रेट ऑफ कूलिंग कम, इसका एरिया ज्यादा तो इसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा। अब देख लेते हैं कौन कौन ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। ए बैठ रहा, द प्लेट विल कूल फास्टर एंड क्यूब द स्लोएस्ट, ए वाला बैठ रहा है, द प्लेट विल कूल फास्टर एंड क्यूब विल स्लोएस्ट। बी, द स्फीयर विल कूल फास्टर एंड क्यूब द स्लोएस्ट, द स्फीयर क्या कर रहा है इसमें, हाँ कैसे फास्ट कर रहा है इसमें, तो देख लेते हैं, हाँ सी कह रहा, द प्लेट विल कूल फास्टर एंड स्फीयर द स्लोएस्ट, द प्लेट विल कूल फास्टर एंड क्यूब द स्लोएस्ट, हाँ ये गलत है, ये वाला क्यूब की जगह स्फीयर होना चाहिए, हाँ क्योंकि इसका एरिया बीच का होगा, तो इसीलिए सी वाला ऑप्शन होगा, द प्लेट विल कूल, क्योंकि प्लेट का एरिया मैक्सिमम, रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा, ठीक है, इसका एरिया मिनिमम, रेट ऑफ कूलिंग कम, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन होना चाहिए। चलो आओ भैया फिर आ जाए 18.9 पे आ जाते हैं, क्या है 18.9, करा है कि मार्क द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को मार्क करिए भैया, करा है सिस्टम यक्स इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ वाई, चलिए सिस्टम यक्स जो है इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ वाई, चलो ठीक है भाई, बट नॉट विथ जेड, मतलब टी एक्स नॉट इक्वल टू टी जेड, वाई एंड जेड में बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, वाई एंड जे, मतलब टी एक्स टी वाई से थर्मल इक्विलिब्रियम है और टी एक्स टी जेड से थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, तो बोलो भाई क्या वाई और जेड थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकता है, नहीं, नहीं हो सकता भैया, हम तुम्हारे बराबर, हम तुम्हारे नहीं बराबर, तो क्या दोनों लोग एक दूसरे के बराबर होंगे, नहीं, ठीक है भैया, ए गलत। बी, ए सिस्टम यक्स इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी, एक सिस्टम यक्स इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ वाई, यहां वाई कर लेना, विथ वाई, बट नॉट एट जेड, चलो बी वाला चेक करते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम विथ वाई बट नॉट जेड, टी एक्स नॉट इक्वल टू टी जेड, सिस्टम वाई एंड जेड आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, एकदम सही है, बी वाला सही है। सी क्या कह रहा भैया, सिस्टम एक्स इज नाइदर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ वाई नॉर विथ जेड, मतलब सी कह रहा है टी एक्स नॉट इक्वल टू टी वाई और टी एक्स नॉट इक्वल टू टी जेड, ठीक है, द सिस्टम वाई एंड जेड मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, नहीं भैया मस्ट नहीं, मे भी हो सकता है, मे भी, हाँ किसी केस में हो सकता है, मस्ट नहीं हो सकता है, ये नहीं कि भैया हम इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, तो हो सकता है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मस्ट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मे भी हो सकता है, तो इसीलिए सी सही नहीं है। और डी वाले ऑप्शन में यही चीज क्या लिखा है, सेम यही चीज है, इसमें क्या लिखा है, मे भी, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो सकता है। तो 11.1 का 11.9 का बी और डी सही है। फिर चलिए 11.10, ये देखिए क्या दिया है, गुलाब जामुन, ये देखिए गुलाब जामुन, सॉरी भैया, ठीक है, खाने का मन कर रहा होगा, अरे सेलेक्ट हो तब खिलाएंगे, रिजल्ट निकलने पे हाँ तुम लोग को गुलाब जामुन खिलाएंगे। तो गुलाब जामुन एज्यूम टू बी स्फेरिकल, कैसा है गुलाब जामुन, स्फेरिकल है भाई, आर टू बी हीटेड इन ए ओवन, ओवन में हीट कर रहे हैं, दे आर अवेलेबल इन टू साइज, वन ट्वाइस बिगर इन रेडियस देन अदर, मतलब गुलाब जामुन में ये देखो ओवन है, इस ओवन में देखना दो चीजें, छोटा गुलाब जामुन या बड़ा गुलाब जामुन,
अब पिज्जा, ये पिज्जा भी है, देखो ये पिज्जा है और ये बड़ा सा पिज्जा है, ठीक है। तो कह रहा है कि भैया दे आर ऑल्सो इन द टू साइज, वन ट्वाइस बिग, ये देखिए ट्वाइस बिग है, ये बड़ा वाला पिज्जा, छोटा वाला पिज्जा है, छोटा गुलाब जामुन, बड़ा गुलाब जामुन, ठीक है। आर फुल पुट टुगेदर टू हीटेड, एक साथ रख दिया गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, बोथ साइज गुलाब जामुन विल गेट हीटेड इन द सेम टाइम। नहीं भैया, आप जानते हैं Q इक्वल टू ई सिग्मा ए टी पे 4 होता है, हाँ सिग्मा 4 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। या आप ये जानते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग dt अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है, dt अपॉन dt रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, dt इक्वल टू क्या होता है, ई सिग्मा ए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन m इंटू सी होता है, ये भी तो होता है। तो यहां पर क्या होगा, अब देख लीजिए कहा जा रहा है, क्या चीजें कही जा रही हैं, ठीक है, डिफरेंट। तो बोथ साइज गुलाब जामुन विल गेट हीटेड इन द सेम टाइम, दोनों साइज के गुलाब जामुन, नहीं भैया दोनों साइज के, पहली बात तो क्या होगा भाई, जो ज्यादा वाला एरिया होगा उसको ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए, ठीक है, तो ये गलत बोल रहा है। स्मॉलर गुलाब जामुन आर हीटेड बिफोर बिगर वन, सही कह रहा है, हाँ देखिएगा इसमें बी वाला एकदम सही है, स्मॉलर गुलाब जामुन आर हीटेड बिफोर बिगर वंस, मतलब जो स्मॉलर गुलाब जामुन है, जो छोटा गुलाब जामुन है भैया वह क्या होगा, ठीक है, आर हीटेड बिफोर बिगर वंस, सही है। स्मॉलर पिज्जा आर हीटेड बिफोर बिगर वंस, स्मॉलर पिज्जा, हाँ ये भी सही है, इसमें दो ऑप्शन सही है, सी सही है, बी और सी सही है, ठीक है, बी और सी सही कर लेना। स्मॉलर पिज्जा भी है, ठीक है, मतलब जो छोटा वाला पिज्जा होगा वह क्या होगा, बड़े वाले से, मतलब इन दोनों में अगर कंपेरिजन किया जाएगा तो जल्दी कौन गर्म होगा, ये वाला, इन दोनों में किया जाएगा तो जल्दी कौन गर्म होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये करेक्ट ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं 11.11 पे। 11.11 क्या कह रहा है बेटा, 11.11 कह रहा रिफर द प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस, ये देखिए टेम्परेचर वर्सेस। अब देखो ये भी क्वेश्चन इस साल क्या है, जेईई 2024 में आया, यही एक क्वेश्चन आया भी था जेईई 2024 में, नीट में भी आ चुका है ये, इसीलिए जो ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन दे रहे हैं इसको लगाओ, इसमें से 100% आएगा, अप्रैल वाले में भी आएगा, हो सकता है इसके पहले वाला आ जाए अप्रैल वाले पे। तो चूंकि कूलिंग लॉ पे, न्यूटन्स कूलिंग लॉ पे नहीं दे रहा है सिलेबस में, तो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन हो सकता है ना आए, लेकिन ये इसके आगे वाला ये सब आ सकता है। तो क्या कर रहा है, द रीजन ए बी रिप्रेजेंट आइस एंड वाटर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सही बात है। इसको क्या कहते हैं, इसको ये वाला क्या कहलाता है, बताइए भैया। इसमें क्या कर रहा है, रीजन ए बी, मतलब इसमें रीजन ए बी में एक ही टेम्परेचर पे, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस भी है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका क्या है, लिक्विड भी है, वाटर भी है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस भी है, 0, इसी में लेटेंट हीट ऑफ क्या होता है, फ्यूजन होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीसी मेल्टिंग की प्रक्रिया रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका, मतलब गर्म होने की प्रक्रिया, लिक्विड के गर्म होने की प्रक्रिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एट बी वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, नहीं बी पे नहीं स्टार्ट करेगा, ठीक है, यहां देखिए सी पे स्टार्ट करेगा। अरे भाई जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा तब ना वाटर स्टार्ट करेगा। तो यहां से यहां तक ये देखिए लिक्विड हीट हो रहा है, लिक्विड क्या हो रहा है, अब यहां पे लिक्विड का फेज चेंज होगा, यानी सी पे लिक्विड से वेपर फेज चेंज आएगा, यानी यहां देखो सी पे क्या होगा, यहां वाटर रहेगा और यहां से ये वेपर फेज या स्टीम फेज में आएगा। यहां देखो ये फेज चेंज हो रहा, मतलब ये दोनों इसका फेज चेंज है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टीम है। तो इसका मतलब यहाँ ए और डी दोनों सही है, ए और डी दोनों सही है। फिर चलो ये देखो, ये भी देखो न्यूटन कूलिंग लॉ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसा आएगा नहीं लेकिन जीके के लिए जानते रहो। A glass full of hot milk is the poured in the table. It begins to cool gradually. Which of the following is correct? कौन सा इसमें करेक्ट है? तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग किस पे डिपेंड करता है, अभी आपने पढ़ा है डी अपॉन जी टी इक्वल टू ई सिग्मा ए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन यम इंटू सी, टी भी रहता है, टेम्परेचर का क्यू भी रहता है, ठीक है, ये भी रहता है। तो रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट टिल मिल्क अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, नहीं भैया रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये गलत कह रहा है, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग है। तो बॉडी का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तो इसीलिए रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये गलत दिया है।
द टेम्परेचर ऑफ मिल्क फॉल्स ऑफ एक्सपोनेंशियली विद टाइम। सही बात है, एनसीईआरटी में मैंने क्लास में दिखाया था कि जो ग्राफ बनेगा वह कैसे बनता है, एक्सपोनेंशियली। और कहां तक बनेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर तक। ये देखिए टेम्परेचर कैसे फॉल करता है टाइम के अनुसार, एक्सपोनेंशियली। सही बोल रहा है, हो सकता है ये आ भी जाए। ठीक है, सी व्हाइल कूलिंग देयर इज ए फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम मिल्क टू सराउंडिंग एज वेल फ्रॉम सराउंडिंग टू मिल्क, बट द नेट फ्लो ऑफ हीट इज फ्रॉम मिल्क टू सराउंडिंग एंड दैट इज व्हाई इट्स कूल्स। ठीक है, आप जानते हैं हीट का फ्लो क्या होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होता है। तो इसीलिए हीट का फ्लो, नेट हीट का फ्लो क्या होगा, गर्म दूध से एटमॉस्फेयर की तरफ होगा। तो बी ऑप्शन भी सही है। करा कि ऑल थ्री फिनोमिना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लूज ऑफ। सही बात है, तीनों फिनोमिना होगा। जैसे ये है मिल्क है लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, कन्वेक्शन। कुछ कुछ क्या होगा आपका, ये देखिए ये सॉलिड भी गर्म है तो यहां क्या होगा, कंडक्शन। क्या होगा, कंडक्शन। और कुछ क्या होगा, इनविजिबल फॉर्म में जो दिखेगा नहीं उसमें क्या होगा, रेडिएशन। मतलब तीनों फिनोमिना होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है भैया, तो इस तरह से देखिए 12 क्वेश्चन थे, केवल 12 क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिए। ये 3 आपका आज भेज रहा हूं, तीनों को बढ़िया से पढ़ लीजिए, टेस्ट की तैयारी अच्छे से करिए, टेस्ट देते रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन होगा, आप ही सिलेक्ट होंगे, आप ही यहाँ पे आएंगे। भैया देख लीजिएगा, गुलाब जामुन हो सकता है नीट में ना आए, ठीक है, लेकिन जब सेलेक्ट होंगे तो आप लोगों के लिए आएगा। ये देखिए गुलाब जामुन, समझ रहे हैं ना बेटा। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो।